नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह से। स्वागत है आपका। राव इंद्रजीत सिंह एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाया है। खासतौर से दक्षिणी हरियाणा की बात होती है तो राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक शख्सियत के बिना ये बात पूरी नहीं होती है। ऐसे में हरियाणा का चुनावी मुकाबला चल रहा है, राजनीतिक वार पलटवार, और जिस तरीके से इस चुनावी रन में बीजेपी एक बार फिर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए कोशिशें कर रही है, ऐसे में ये वापसी क्या अहम रहेगी या फिर राजनीतिक चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। कांग्रेस जिस तरीके से इस मुकाबले में एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे क्या है हाल हरियाणा में राजनीतिक बिसात पर, किस तरीके से बीजेपी चल रही है रणनीति चाल। तो राव साहब, ये जो पूरा चुनावी मुकाबला है और चुनावी लड़ाई आगे बढ़ रही है, इस मुकाबले में बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है, बड़े चुनावी वादे किए गए हैं। आपको भरोसा है बीजेपी वापसी करेगी? देखो, चुनाव कोई भी आसान नहीं होता और हमारा तो 10 साल का कार्यक्रम रहा है। 5 साल के बाद भी थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन पार्टी ने चीफ मिनिस्टर 4 महीने पहले 6 महीने पहले बदलने का जो फैसला किया था, मैं समझता हूँ कि वो शायद उस एंटी इनकम्बेंसी को कुछ हद तक नरम कर देगा। और जो संकल्प पत्र है कल जारी हुआ है, सभी वर्ग का, सभी क्षेत्रों का, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का, चाहे बेशक क्यों ना वो भारत सरकार की उपलब्धियां ही क्यों ना हो, उन सब का जिक्र किया है। और जो एक मुद्दा हमारे नौजवानों के लिए हमारे को दिक्कत दे रहा था, वो अग्निवीर वाला था। ये दक्षिणी एरिया और ख़ास तौर पे जिस ज़िले से मैं आता हूँ, रेवाड़ी ज़िला, हरियाणा के अंदर सबसे अधिक मौजूदा सैनिक, सबसे अधिक पूर्व सैनिक पर कैपिटा अगर कहीं पर हैं तो ये रेवाड़ी ज़िले के अंदर हैं और महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर हैं और गुड़गांव ज़िले के अंदर। ये दक्षिणी हरियाणा के अंदर, जैसे कहते हैं, झज्जर भी आ जाता है, भिवानी भी आ जाता है। तो इन क्षेत्रों के लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि 5 साल के बाद अगर हम वापस घर आएंगे तो ना घर के रहेंगे और ना घाट के रहेंगे। हमारे को वहाँ से नौकरियों से छुट्टी कर दी जाएगी और यहाँ पर दूसरी मिल नहीं पाएगी। तो लोगों के अंदर तकलीफ़ थी इस बात की, उनके कुटुंबों की तकलीफ़ थी, क्योंकि जिसके बाप दादा भी फ़ौज के अंदर रहे हैं, वो अपने बेटे को भी फ़ौज के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स में जाते देखना चाहते हैं। तो सबसे अहम फैसला मैं समझता हूँ कि जो यूथ के लिए हुआ है, 2 फोल्ड है। एक तो अग्निवीर जब वापस आएंगे उनको 100% सिविल नौकरी देने की गारंटी दी है, तो कुछ हद तक हमारे जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको मेरे ख्याल से थोड़ी राहत मिलेगी और वो जो खार खाए बैठे थे हमारी पार्टी से, कुछ हद तक वो खार मेरे ख्याल से कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा ये भी बात है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का यूथ के लिए खासा नहीं था। हालांकि हरियाणा सबसे ज़्यादा मेडल नेशनल लेवल के ऊपर लेकर के आता है हर एक स्पोर्ट्स के अंदर। नेशनल लेवल के अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अगर भांपा जाए तो 40% कम से कम तो हरियाणा के खिलाड़ियों की वजह से हमारे को मेडल मिलते आए हैं। तो यूथ के लिए एक ज़रिया फ़ौज में जाने के लिए भी और अपने स्पोर्ट्स की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा सरकार की तरफ से जो फैसला लिया है, ये मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए सकारात्मक रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं इसका सकारात्मक असर चुनावों के अंदर भी पड़ेगा। आपने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात की है और ख़ासतौर से इसको एड्रेस करने के लिए ही बदलाव हुआ, ये भी कहा गया। लेकिन काफ़ी कम वक्त मिला है यहाँ पर नायब सैनी को, और लोकसभा चुनाव में हमने देखा है मुकाबला बराबरी पर छुटा है, 5-5 सीटें हासिल हुई हैं। तो एक कड़ा मुकाबला विधानसभा में देखते हैं। कड़ा मुकाबला तो जैसे मैंने पहले कहा, हर एक इलेक्शन होता है, और इस बार जो नया चीफ मिनिस्टर साहब बनाए गए हैं उनको सलाह मशवरा के तौर के ऊपर भारत सरकार ने भी
कई आदेश निर्देश और फैसले करवाने के अंदर योगदान किया है, तो जो इनके 6 महीने का अरसा था उसके अंदर कई ऐसे कार्यक्रम इस नए चीफ मिनिस्टर साहब ने किए हैं जो कि पहले वाले चीफ मिनिस्टर साहब के दौरान फैसले जो लिए गए थे उससे हमारे को नुकसान हो रहा था। तो हालांकि कम ही समय मिला है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जो रास्ता तय किया है वो सकारात्मक है। युद्ध होगा, जनता के हाथ के अंदर फैसला होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमारी बात को सुनेगी और हमारे पक्ष में फैसला करेगी। आपने पूर्व सीएम का जिक्र कर दिया तो सवाल लाजमी हो जाता है कि जो पूर्व सीएम की नीतियां रहीं कहीं ना कहीं वो असर डालती रही हैं और इसी वजह से बदलाव भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो बदलाव हुआ है उस पर ही सवाल उठे थे पार्टी के अंदर, और दावेदारी को लेकर, सीएम की दावेदारी को लेकर भी यहाँ पर अनिल विज की दावेदारी हो। आपने भी इशारा किया कि आपकी और पार्टी ने क्यों नहीं देखा। एक लंबा अंतराल हो गया है आपको पार्टी में, और जिस तरीके से इस लंबे अंतराल में आपकी दावेदारी रही है, इस दावेदारी पर क्या कहेंगे आप? देखो, दावेदारी मेरी निजी तौर के ऊपर ये महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जब तक इस क्षेत्र को एडिक्वेट महत्व नहीं मिलेगा तब तक लोगों की उम्मीद तो ये रहेंगी कि हमारे भी इलाके से क्यों ना चीफ मिनिस्टर बने। एक बार मेरे बाबूजी चीफ मिनिस्टर बने थे सन 67-68 के अंदर, तो सिर्फ 9-10 महीने तक ही रह पाए थे, लेकिन अभी भी लोगों को याद है, कम से कम किसान वर्ग को तो याद है ही, कि जब उस टाइम के ऊपर वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो एक नारा भी लगने लग गया था कि राव आया भाव आया। और जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया था, तो बाद में ये भी कहने लग गया लोग कि राव गया भाव गया। तो राव आया भाव आया, राव गया भाव गया। तो लोग उम्मीद तो करते हैं कि भाई जिन लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है, जिन लोगों की वजह से सरकारें बनी हैं, ये हमारी 14-15 सीट ऐसी हैं जो हमारे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के नीचे आती हैं दक्षिणी हरियाणा की। तो इन सीटों की वजह से ही पहली बार तो पूरे तौर के ऊपर, और सेकंड टाइम के अंदर 19 में जब चुनाव हुआ था तो 90% हमारे लोगों ने फिर भी बीजेपी का साथ दिया। और अगर ये इसकी तुलना करी जाए सन 9 के अंदर इलेक्शन हुए थे उससे, या 4 के अंदर इलेक्शन हुए थे उससे, तो ये सारा इलाका उस टाइम के ऊपर कांग्रेस का साथ दिया करता था। बीजेपी का यहाँ एक श्रीमान पंडित रामविलास शर्मा हुआ करते थे जो कभी कभी जीतते थे, कभी कभी हार जाया करते थे। तो जिस एरिया ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूरा योगदान 10 साल तक दिया है, तो वो ये उम्मीद तो करते हैं कि भाई हमारे को भी चीफ मिनिस्टर यहाँ से उभार करके होना चाहिए। पहले जिस तरीके से आप कांग्रेस की बात करें, ये कहा जाता है कि उसने दक्षिण हरियाणा की अनदेखी की। बीजेपी की बात करें तो 10 साल तक टिकट का इंतज़ार करना पड़ा आपकी बेटी राव आरती सिंह को, और ये एक कहीं ना कहीं एक मैसेज गया कि खामियाजा शायद इसका भी नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है बीजेपी को, इसलिए काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद टिकट दिया गया। जी हाँ, ये तो बात दुरुस्त है कि काफ़ी लंबा इंतज़ार मेरी बेटी को करना पड़ा, लेकिन इन 10 साल के दौरान और 2 बार निराशा के उपरांत भी जिनको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट लिया, आरती ने उनकी मदद भी करी, और तकरीबन सभी साथी जिनके यहाँ पर ये गई थी वो जीत करके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बने। तो ये बात दुरुस्त है कि कई बार पार्टी का निर्णय ऐसा हो जाता है जो हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि किसी एक व्यक्ति को, उसी पार्टी के व्यक्ति को आप टिकट दे दें, उनके संबंधियों को भी टिकट दे दें, और दूसरी साइड के अंदर हालांकि काम अच्छा खासा इस एरिया के एक कैंडिडेट ने, आरती ने किया था, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो ये पार्टी के निर्णय होते हैं, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लोगों के दिमाग में ज़रूर ये बात रहती है कि हमारे साथ ये दुभात क्यों बरती गई। और राव इंद्रजीत सिंह जब राजनीतिक बिसात पर रणनीति के तौर पर उभर कर आते हैं, दक्षिणी हरियाणा में जो कामकाज अब करा पाए हैं केंद्र में मंत्री के तौर पर, उसको किस पैमाने पर आंकते हैं? अब जब चुनावी मुकाबला है तो उसको कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं?
देखिए, एक तो सीधी सी बात यह है कि हमारे इन 10 साल के दौरान लोगों को नौकरियां बिना खर्चा किए हुए, बिना सिफारिश करे हुए मिली हैं, काबिलियत के ऊपर मिली हैं। पहले होता था, कोटा सिस्टम होता था। अभी भी कुछ कांग्रेस पार्टी के एमएलए साहिबान कह रहे हैं कि मेरा कोटा होगा तो मैं इस तरह से नौकरी बांटूंगा। अब काबिलियत के ऊपर दे रहे हैं, बिना पैसे की नौकरियां मिल रही हैं। और मैं समझता हूँ एक ही अच्छा मौका है नौजवानों के लिए कि भाई अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो शायद सरकारी नौकरियां उनको मिल जाएंगी। दूसरा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का, आप देखेंगे चाहे वो स्टेट हाईवेज़ हों, चाहे वो कनेक्टिंग रोड्स हों, और चाहे वो नेशनल हाईवेज़ और कनेक्टिंग नेशनल हाईवेज़ हों, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा रहा है, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा रहा है। ये जो यहाँ पर जब भरोसे की बात आती है, राव इंद्रजीत पर भरोसा जनता लगातार जताती है। महेंद्रगढ़ की बात हो, गुड़गांव की बात हो, ये जो भरोसा आप में कायम रहा है, शायद यही वजह है कि आपकी राजनीति लोगों से जुड़ी हुई है, दिलों से जुड़ी हुई है, इसलिए आप पर भरोसा और इसलिए आपकी बात पर विश्वास करते हैं, वो लगातार आपको चुनते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है, गुरुग्राम की लड़ाई हो, महेंद्रगढ़ की लड़ाई हो, लेकिन ये भरोसा पार्टी इतना क्यों नहीं जाता पाती, क्या वजह रहती है इसकी? देखो, जहाँ तक पब्लिक की बात है तो पब्लिक ने तो ये माना है कि मैं वास्तव में उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, उनकी दुख तकलीफ़ को मैं उठा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि लोग मेरे साथ पिछले 40-45 बरस से जुड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, मेरे ख्याल से अब आज के दिन उसके बारे में वो सोचने लग गए हैं और इसके अंदर फैसला जो आने वाले समय के अंदर करेंगे, मैं समझता हूँ कि ठीक होगा। पिछले 6 महीने में जो फैसले कर रहे हैं वो भी मैं समझता हूँ कि ठीक ही हुए हैं। और मतलब जनता की आवाज़, खुदा की आवाज़, भगवान की आवाज़ होती है, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी सुन रही है। जनता की आवाज़, खुदा की आवाज़। और आपने राव आए भाव आया, राव गए भाव गया, किसानों की बात की है। किसान एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए, उसकी अनदेखी हो रही है, एमएसपी गारंटी कानून की मांग हो रही है। आपको क्या लगता है ये मुद्दा जो जितना एड्रेस हो पाया है बीजेपी की ओर से, क्या वो पर्याप्त है या और भी गुंजाइश है कुछ करने की? इस थोड़े से अरसे के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब चेंज करने के बाद जो फैसले लिए, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक पर्याप्त हैं। लेकिन एंड टाइम के ऊपर लिए गए फैसले क्या ये लोगों के जहन के अंदर बैठ पाएंगे? समय का अभाव रहा। अगर कुछ पहले ही इस किस्म का, या तो उनको हटाते ही नहीं, अब हटा दिया तो उससे पहले अगर हटाते तो शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ता जनता के जहन के अंदर। लेकिन हटाया तो केंद्र में जगह मिली, सुपर सीएम की चर्चाएं होती हैं अभी भी हरियाणा की राजनीति में, वो क्या आपको लगता है ये कहना सही होगा? सुपर सीएम तो सुपर सीएम तो शायद लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है, क्योंकि 10 साल तक जैसा उन्होंने चाहा वैसा सरकार के हिसाब से चली। लेकिन क्या वो पार्टी के लिए सबसे बेहतर सीएम थे, ये बात के ऊपर अभी भी विवाद बना हुआ है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और मुद्दों की बात ये भी कि जो आपके विरोधी हैं, खासतौर से कांग्रेस की बात करें, इस बार वो वापसी के लिए अच्छी संभावनाएं देख रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग रहा है फ्री हैंड मिल गया है। आपने जिस तरीके से राजनीतिक लड़ाई में देखा है, आपको लगता है ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है बीजेपी के लिए? हाँ, मतलब एक वर्ग जिससे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, उनके साहिबजादे दीपेंद्र सिंह आते हैं, उनको तो ये क्लियर हो ही गया है कि इस बार उनमें से कोई सा चीफ मिनिस्टर बनेगा। और उनकी बिरादरी के लोग तो उनके पास डटे हुए, पीछे मजबूती से डटे हुए हैं। जो कांग्रेस के अंदर और नेतागण थे, टिकटों के बंटवारे के अंदर उनका बौनापन साबित हो गया हुड्डा साहब के मुकाबले के अंदर। तो हुड्डा साहब के समर्थक तो आज के अंदर जोश के अंदर भरे हुए हैं। कुछ निराशा अगर आई है कांग्रेस के सपोर्टर के अंदर, तो वो 80 वर्ग के अंदर मैं समझता हूँ आई है। और ये 80 वर्ग की निराशा
हमारे को कहाँ तक फ़ायदा दे पाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि जो वहाँ से बिछटेंगे वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। कुमारी शैलजा की नाराजगी की ओर इशारा कर रहे हैं शायद आप? मैं तो एक वर्ग की बात कर रहा हूँ, किसी का नाम मैं नहीं ले रहा। हाँ, लेकिन टिकट बंटवारे में नाराजगी की तो खबरें उनको आ रही है और बीजेपी को लगता है कि हमारे लिए फायदे का सौदा रहेगा, इसलिए ऑफर दिया जा रहा है कि आप आइए। ये तो मुझे नहीं मालूम कि ऑफर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, लेकिन तकरीबन 70% जो सीटें मेरे अनुमान से जो टिकटें दी गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने के ऊपर दी गई हैं। इस पूरे चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से चुनावी रन अब आगे बढ़ रहा है और मुकाबला जैसे जैसे तेज़ी से हर दिन बदलेगा, इस मुकाबले में हमने देखा कि जैसे ही बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया था, बगावत का दौर शुरू हो गया था। बहुत नेता नाराज हो गए, वो चाहे ऊपर के लेवल के हों, नीचे के लेवल के हों। लिस्ट के बाद उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी। इस बगावत को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये ज़मीन पर क्या असर दिखाएगी? देखो, हमारी लिस्ट के बाद जो नाराज़गी हुई वो तो सभी ने देखी, अखबारबाजी हुई, सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई, तो उससे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ एक सबक सीखा। उन्होंने एंड टाइम तक टिकटों का फैसला नहीं किया। आप देखो कि ये हमारे सोना की जो टिकट है, 3 बजे 12 तारीख को फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस होना था, उसके 2-3 घंटा पहले ही लास्ट टिकट रोहतास खटाना की डिक्लेयर करी। तो ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत नहीं हुई है, लेकिन बगावत क्योंकि उन्होंने एंड टाइम के ऊपर फैसले लिए, तो अखबारबाजी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई जितनी कि हमारे टाइम पे हो पाई। बगावत का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन वो बराबर क्या, उससे हमारी जो बगावत हुई थी उससे अव्वल बगावत आज के दिन कांग्रेस के अंदर हो रही है। जिस तरह से अब वो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ लोगों को अंदर अंदर तुरुपचाल चली जा रही है, तो वो बगावत ही है। लेकिन उसको प्रकाशित मैं समझता हूँ, क्योंकि लेट टिकट बांटी थी तो मीडिया उसको प्रकाशित ठीक ढंग से नहीं कर पाया। INLD BSP का गठजोड़ है, JJP चंद्रशेखर की पार्टी का गठजोड़ है, ये कितना असर डालेगा इस चुनावी मुकाबले पर? कुछ सीटों पे तो डालेगा ही, जहाँ पर जैसे कि सरसा के अंदर है, डाबोवाली के अंदर है, हिसार के अंदर भी कुछ सीटों के ऊपर है, जहाँ पर भी तिकोनिया संघर्ष हो जाता है कांग्रेस बीजेपी और किसी स्ट्रॉन्ग या तो इंडिपेंडेंट की या कोई इंडिपेंडेंट सपोर्टेड पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है। और जिस तरीके से आरक्षण की लड़ाई और इसमें बयानबाजी चल रही है, आपको लगता है ये मुद्दा है हरियाणा के चुनावी मुकाबले में? अब नहीं रहा। पिछले इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, तो ये आरक्षण की समस्या की वजह से हमने बहुत लोग वोट खो दिए। हमारा जो नारा भी था कि 400 पार, उसको भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफों ने इस तरह से ढाल दिया जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। वो बात वाजिब नहीं थी, ये इलेक्शन के बाद साबित हो ही गया है, हम चाह भी नहीं रहे हैं। और अगर कोई समझाने वाला ठीक ढंग से उन दिनों के अंदर समझा पाता, तो उस टाइम भी हमारे पास तो मेजॉरिटी थी ही ना। 303 तो हमारी खुद की सीट थी, और फिर हमारे सहयोगी दल जितना मिलते थे उनके साथ मिलाकर के 3/4 मेजॉरिटी तो लोकसभा के अंदर हमारे पास थी ही, तो उसी टाइम हम कर सकते थे। लेकिन वो थोड़ी सी परसेप्शन के अंदर जो गड़बड़ी हुई है, उसकी वजह से एक वर्ग हमारे इलेक्टोरेट का वो हमारे से बिछट गया, जो कि अब थोड़ा थोड़ा होकर के वापस आने लग रहा है विधानसभा इलेक्शंस में। लंबे समय से आप अहिर रेजिमेंट का मुद्दा उठा रहे हैं। ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, और ख़ासतौर से हरियाणा के युवाओं, ख़ासतौर से अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो उनको एक एड्रेस करता है। तो अहिर रेजिमेंट की मांग पूरी हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, एक समय था कि जिन कास्ट्स को अंग्रेज़ों ने अपना साथ लेकर के पहला विश्व युद्ध लड़ा, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, उन कास्ट्स की रेजिमेंट उन्होंने बना दी। जिन लोगों ने विद्रोह किया था उन लोगों की रेजिमेंट नहीं बन पाई।
जैसे कि 1857 के अंदर इस क्षेत्र के लोगों ने पहली आज़ादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया था। तो हालांकि इस क्षेत्र के लोग उस तौर पे मार्शल हैं, लेकिन उनको अंग्रेज़ों ने रेजिमेंट के तौर के ऊपर नहीं आका, और इस चीज़ का दुख आज के दिन हमारे एरिया के लोगों के अंदर है। और जब भी हम ये कहते हैं कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, मैं चिट्ठी भी लिखी है अनेक नेताओं से, अनेक डिफेंस मिनिस्टर से बार बार मिला भी हूँ, तो एक ही जवाब आता है कि हमने आज़ादी के बाद कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बनानी अब बंद कर दी हैं। ये जो इनकी तर्क है, इसको सरकमवेंट करने के लिए हम तलाश रहे हैं कि कैसे किया जाए। और उसके लिए अभी जो मेरे को कुछ एक्स सर्विसमैन हैं उनकी तरफ से सुझाव आए हैं, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, अगर हो सका तो उसको सिरे भी चढ़ाएंगे, कि जो हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट थी भारत में जुड़ने के पहले, तो हैदराबाद के अंदर 2 टुकड़ियाँ अहीरों की हुआ करती थी, और फिर वो बाद के अंदर कुमाऊँ रेजिमेंट के अंदर शामिल कर दी गई थी। तो अगर ये आज़ादी के बाद का जिक्र करते हैं कि हमने नई बनाई नहीं है, तो जो आज़ादी से पहले हैदराबाद के अंदर 2 टुकड़ियाँ या 2 बटालियन एक ही बिरादरी अहीर की थी, यादव की थी, तो उसके बिना पे क्या सोचा जा सकता है कि भारत सरकार कुमाऊँ के अंदर रेजिमेंट के अंदर उनको, उनकी जो पट्टी लगती है उसके ऊपर जहाँ कुमाऊँ लिखा गया है उसकी जगह अहीर लिखवा दिया जाए या यादव लिखवा दिया जाए, तो ये शुरुआत हो जाएगी। तो ये मांग पूरी हो जाएगी? बल मांग तो पूरी नहीं होएगी, लेकिन जब उंगली पकड़ी तो बाद में फिर हम कोशिश करेंगे कि भी पहुँचा भी पकड़ लें। चलिए, इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं, और यहाँ आज आप कितने पायदान पर बीजेपी को खड़ा हुआ देख रहे हैं? देखो, मैं तो अपने एरिया की बता सकता हूँ। जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, मैं अपने लोकसभा सीट से बाहर नहीं गया हूँ, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बाहर नहीं गया हूँ। तो इन दोनों हलकों का तो मैं आपको सही जवाब दे सकता हूँ कि हमारी तकरीबन सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। नंबर मैं नहीं देना चाहता, पर मेजॉरिटी ज़्यादा आएगी, मेजॉरिटी आएगी। पूरे हरियाणा में कितने नंबर उम्मीद आप कर रहे हैं, एक कद्दावर नेता के तौर पर, अपने अनुभव के तौर पर अगर देखें? नहीं, ये काम आप लोगों का है, आप सब जगह घूमते हो। मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं तो उसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और अपने यहाँ की मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीत के भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय देने के लिए धन्यवाद राव साहब। और जिस तरीके से चुनावी मुकाबले के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चुनावी लड़ाई चल रही है। हरियाणा का चुनावी मुकाबला जिस तरीके से हर दिन नए रंग में ढलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में चुनावी मुद्दे भी बदल रही हैं, और जिस तरीके से जनता जनार्दन फैसला लेगी, वो तो निश्चित तौर पर 5 अक्टूबर को जो चुनावी मुकाबला होना है उसमें साफ होगा। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एक जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बेबाक बातचीत में राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बात रखी है, दक्षिण हरियाणा को लेकर फोकस करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। तो आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए मेरी टीम के साथ इजाज़त। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।